दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। ये हमारा भारतीय संविधान से दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिएगा तो प्रस्तावना से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम प्रस्तावना को अच्छे से समझ लेते हैं। इनके एक एक जो शब्द हैं, शब्दों को हम बारीकी से समझेंगे और उनकी व्याख्या को हम भी बहुत विस्तृत है। इसी को प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं और इसको इंग्लिश में प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से देखिए, प्रस्तावना जो है उद्देशिका में संविधान के मूल आदर्शों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। अर्थात यानी प्रस्तावना में ये दर्शाता है कि हमारे भारत की प्रकृति कैसी है, हमारे भारत की संस्कृति कैसी है, हमारा संविधान कैसा है। तो ये पूरा का पूरा जो दर्शन है संविधान का, वो प्रस्तावना में नज़र आता है। इसीलिए हमारे प्रस्तावना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर देखते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। देखिए, यही दोनों में से किसी, आप इसको प्रस्तावना भी कह सकते हैं या फिर उद्देशिका भी कह सकते हैं, इंग्लिश में प्रेम्बल भी कह सकते हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। देखिए, ये किसने कहा है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। कि आगे हम देखते हैं, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत एक संशोधन किया गया था, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द कौन कौन से हैं, तो देखिए ये कब हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए, इनका क्रम है इसी तरीके से, इनका क्रम प्रस्तावना में इसी तरीके से दे रखे हैं। तो इनका क्रम इसी तरीके से याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, SPA, इस्पा आप याद रखिए। एस से हो जाता है समाजवाद, पी से पंथनिरपेक्ष, ए से अखंडता, अर्थात इस्पा याद रखिए। तीनों शब्द इसी क्रम में आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, समझते हैं प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग का अर्थ क्या है, इसको यहाँ समझते हैं। एक छोटा सा हम आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या सर्वोच्च न्यायालय है? तो आपका जवाब होगा कि इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचा है देश का संविधान। सबसे ऊंचा है देश का संविधान, तो अल्टीमेटली फिर संविधान को शक्ति देने वाला कौन है? तो संविधान को शक्ति देने वाले हैं हम भारत के लोग। इस भारत के लोग भारत को एक कैसा बनाना चाहते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, इसको यहाँ से बारीकी से समझिए। देखिए, यहाँ शब्द जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनका थोड़ा अर्थ में समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहा है कि एक ऐसा देश कि जहाँ पर उस देश के नागरिकों के द्वारा बनाया गया कानून उस देश के नागरिकों पे ही लागू होता है, अर्थात यानी आंतरिक रूप और बाहरी दृष्टि से जब पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, उसे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। इसका मतलब भारत आज़ादी से पूर्व, इसका मतलब क्या, हम संपूर्ण प्रभु संपन्न थे? यानी जब हम लोगों पे अंग्रेज शासन कर रहे थे स्वतंत्रता से पहले, क्या हम संपूर्ण प्रभु संपन्न थे? नहीं थे, क्योंकि उसमें हमारे ऊपर जो है अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो इसका मतलब हम उस समय संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद अपना एक संविधान बनता है और संविधान बनने के बाद में संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान और भारतीयों पर ही लागू होता है। इसीलिए यहाँ शब्द लिखा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ हमने बता दिया है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट है, देखिए समाजवादी। समाजवादी के 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है समाजवादी, दूसरा होता है पूंजीवादी। बट अपने जो भारतीय संविधान में है वो समाजवादी कंसेप्ट लिया गया है। समाजवादी का शाब्दिक अर्थ होता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए एक विशेष व्यवस्था का प्रावधान करे, जैसे सरकारी रेलवे, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, ये सरकार जो है आम जनता के लिए चीज़ें उपलब्ध कराए। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को अपनाया गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि अपने देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात यानी यहाँ हम सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते हैं। अर्थात यानी भारत कैसा है, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यानी यहाँ पर किसी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट समझते हैं लोकतंत्रात्मक। देखिए, लोकतंत्रात्मक, भारत एक कैसा राज्य है, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार लोकतंत्रात्मक कहलाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं गणराज्य। देखिए, देश का जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो वंशानुगत न होकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है। वो
उसे गणराज्य कहा जाता है। अर्थात जैसे अपने वहाँ भारत के राष्ट्रपति देखे होंगे, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वो चुनकर आते हैं। तो जिसकी जो चुनकर आता है वही क्या होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, वही उसे गणराज्य कहा जाता है। आगे यहाँ देखिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कैसा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। तो हमारा भारतीय जो संविधान है वो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कौन कौन से? सामाजिक की बात करता है, आर्थिक की बात करता है और राजनैतिक की बात करता है। अब देखिए यहाँ सामाजिक हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सामाजिक का काफ़ी बड़ा दायरा है और सरकार आजकल जो भी योजनाएं चलाती है वो सामाजिक के तहत ही चलाती है। समाज इसमें सामाजिक का मतलब यानी इसमें जो सरकार है समाज के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करती है। नेक्स्ट हम समझते हैं आर्थिक आधार पर भी सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव ना हो सके, इसीलिए प्रस्तावना में आर्थिक आधार पर न्याय मिल सके। तो आर्थिक आधार पर यानी इसका मतलब ये ना हो कि मैक्सिमम पैसा कम लोगों के हाथों में हो और अधिकांश जनता गरीब हो। तो आर्थिक आधार पर भी सभी को समानता मिल सके, सभी को न्याय मिल सके, इसलिए हमारे भारतीय संविधान में आर्थिक के आधार पर भी न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट है राजनैतिक के आधार पर न्याय। देखिए राजनैतिक में भी सभी लोगों की भूमिका बराबरी हो सके, किसी न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न किसी मजहब के आधार पर किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। सभी को राजनैतिक में सभी को न्याय प्रदान है, सभी राजनैतिक विचारधारा से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, हमारा भारतीय संविधान जो है वो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। अब ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता कौन कौन से हैं? देखिए अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता। तो हमारा भारतीय संविधान 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है। अभिव्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। कोई व्यक्ति अपने आप को किसी भी तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, कोई फिल्म के माध्यम से, कोई डांस के माध्यम से, कोई लेखनी के माध्यम से। तो हर व्यक्ति को यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने आप को किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है विश्वास। किसी भी विचारधारा में हम विश्वास कर सकते हैं या किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों को स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है? तो ये हमें हमारा भारतीय संविधान करता है। नेक्स्ट है देखिए धर्म की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, इसे भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, इस पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। नेक्स्ट है उपासना की स्वतंत्रता। ये उपासना क्या है? अर्थात यानी पूजा अर्चना। हम उपासना किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हम बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं, हम खड़े होकर के पूजा पाठ कर सकते हैं, हम नृत्य करके भी पूजा पाठ कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। तो हमारा संविधान 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। नेक्स्ट है देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। देखिए ये प्रतिष्ठा क्या होता है? प्रतिष्ठा, इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे स्टेटस, यानी सभी का एक जैसा स्टेटस दिख सके, इसीलिए आजकल सरकार भी देखे होंगे लोगों की लाल बत्तियां भी बंद कर दी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो पहले अक्सर देखे होंगे समाज में जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि आम जो जनता होती थी उसको लगता था कि देखिए कितने बड़े अधिकारी जा रहे हैं और मैं कितना छोटा हूं। तो वहाँ पे यानी ऊंच और नीच की भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने आजकल लाल बत्तियों को भी बंद कर दिया है। तो अर्थात यानी सभी का एक जैसा स्टेटस दिखे, किसी में ऊंच नीच की भावना न पनपने पाए। नेक्स्ट है देखिए अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। देखिए हमारा भारतीय संविधान जो है व्यक्ति की गरिमा देता है, अर्थात यानी सभी भारत के सभी नागरिकों को जीने का अधिकार देता है और जीने का ही सिर्फ अधिकार नहीं देता है बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए एकता और अखंडता का यानी हमारा देश जो है इतना विविधताओं से भरा हुआ है, मगर फिर भी इतना विविधता होने के बाद भी हम सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अर्थात अखंडता यानी भारत के और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। देखिए यहाँ पर बंधुता का अर्थात मतलब होता है कि यानी भाईचारे, आपस में हमें भाईचारे का एक बना के रहना है।
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए। इसी तिथि को अपना भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इसी तिथि को 26 नवंबर को ही विधि दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। पूछ लिया जाता है कि विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। देखिए ये शब्द जो हैं, तीन शब्द इनका क्रम से है। का अर्थ होता है यानी अंगीकार करना, अर्थात स्वीकार करते हैं। अधिनियमित अर्थात यानी इनैक्ट, लागू करते हैं। और आत्मार्पित यानी अपने आप को और भारत की जनता को समर्पित करते हैं। तो ये इन शब्दों का अर्थ है। यहाँ पे तीनों शब्द इसी तरीके से पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखना। पहले अंगीकृत, फिर अधिनियमित, फिर आत्मार्पित आते हैं। इसी तरीके से इनका क्रम होता है। आइए नेक्स्ट और थोड़ा इसको हम समझते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रस्तावना समाप्त हो जाती है और हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग दे रखे हैं। उन्हीं 22 भाग के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। किस भाग में कौन सी बात लिख रखी है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो यहाँ से देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम भारतीय संविधान के 22 भाग देख लेते हैं, किस भाग में क्या क्या बात लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए भाग फर्स्ट में क्या लिख रखा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब होता है एक हमारा देश होगा और देश का नाम क्या होगा, देश का क्षेत्रफल कितना होगा, भारत देश में कितने राज्य होंगे, ये सब किस आर्टिकल, ये किस भाग में लिख रखा है, तो भाग फर्स्ट में ये सब लिख रखा है। अब यहीं से देखिए भाग हमारा दूसरा स्टार्ट होता है। तो भाग 2 में क्या लिख रखा है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 इसमें लिख रखा है। फर्स्ट भाग में अनुच्छेद 1 से 4 इसमें उल्लेख किया गया है। अब देखिए एक देश होगा, हमारे देश में रहने वाले नागरिक होंगे और उस देश में जब नागरिक होंगे तो उनको कुछ अधिकार भी प्रदान होंगे। तो अधिकार जो है वो किस भाग में दिए गए हैं, तो अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, जिसमें मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद अगर हम देखें तो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो अनुच्छेद 12 से 35 प्रारंभ होता है इनका। अनुच्छेद 12 से 35 इनका उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट हम समझते हैं भाग 4। भाग 4 में दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात अनुच्छेद 36 से 51 इसमें उल्लेख किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP, ये भाग 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसी का एक भाग और जुड़ा हुआ है, ये उप है और इसमें जो है अनुच्छेद 51 का उल्लेख है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। ये ध्यान रखना, ये भाग बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे बाद में जोड़ा गया है। अगला देखिए भाग 5। भाग 5 में क्या लिख रखा है, तो भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बात करता है, अर्थात हमारी जो केंद्र सरकार होगी उसके बारे में उल्लेख दे रखा है। तो यहाँ भाग जब 5 प्रारंभ करेंगे तो इसमें हम केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अनुच्छेद क्या दे रखा है, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक इसमें उल्लेख कर रखा है। अब देखिए भाग 5 में संघ सरकार दे रखा है, तो भाग 6 में क्या दे रखा है, भाग 6 में राज्य सरकार इसमें दे रखा है। आर्टिकल 100 इसमें बात करें तो 152 से लेकर के 237 तक इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए भाग 7 पहले था, मगर इसको अब जो है वर्तमान में इसको डिलीट कर दिया गया, अर्थात निरसित कर दिया गया है। तो वर्तमान में भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला हमारा भाग है 8। भाग 8 में देखिए यहाँ से थोड़ा इनका हम क्रम जोड़ते हैं। क्रम को जोड़कर थोड़ा पढ़िए, आप देखिए याद हो जाएगा आसानी से। देखिए भाग फर्स्ट में क्या लिख रखा है, भाग फर्स्ट में लिख रखा है कि एक देश होगा और देश का नाम क्या होगा, देश का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर देश में रहने वाले कौन होंगे, तो नागरिक होंगे। ये भाग किस में लिख रखा है, भाग 2 में। फिर नागरिक होंगे तो उनके कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे। मौलिक अधिकार ये किस भाग में, भाग 3 में दे रखा है। मौलिक अधिकार होंगे तो राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, यानी अब देखिए यहाँ पर राज्य का तो भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए किसके, नागरिकों के प्रति। फिर यहाँ से दे रखा है कि मौलिक कर्तव्य यानी नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए राज्य के प्रति। फिर देखिए यहाँ से फिर क्या आ जाती है, संघ सरकार अर्थात यानी केंद्र सरकार आ जाती है। केंद्र सरकार से छोटी सरकार कौन सी आ जाती है, राज्य सरकार। और राज्य सरकार से छोटी सरकार कौन सी आ जाती है, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ से छोटी सरकार आ जाती है।
तो भाग 8 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, अर्थात यानी यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है देखिए भाग 9 में जो है पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है, काफ़ी एक बार उल्लेख किया गया है, तो पंचायत का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल जो है 243 से लेकर के OZ तक जो इसका उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पे हिंदी उल्लेख जो है कर रखा है, इसका O से लेकर के Z तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 O से Z तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है देखिए अब ये अनुच्छेद 9 का है, ये भी जो है उपभाग है, इसको भी बाद में जोड़ा गया है, तो इसको भी से जो जोड़ा गया है। ये जो है भाग किसमें, तो नगर पालिकाओं से ही संबंधित है, इसे ध्यान रखना। अगला है देखिए भाग 10 जो है किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उनके बारे में ये बात करता है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जो संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग 10 जो है इनसे संबंधित है। आर्टिकल की हम बात करें यानी कौन सा अनुच्छेद है, तो 244 जो है अनुच्छेद इसमें बात कही गई है। नेक्स्ट है भाग हमारा 11। भाग 11 जो किससे संबंधित है, तो भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, अर्थात यहाँ से देखिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है जो उनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में बात कही गई है, अर्थात यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध किया गया, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट अगला भाग 12 में देखिए वित्त क्या होता है, अर्थात पैसा, यानी पैसे का बंटवारा। तो यहाँ से ये बताया गया है कि कितना राज्य सरकार पैसा रखेगी और कितना केंद्र सरकार जो है पैसा अपने पास रखेगी टैक्स का, ये यहाँ पर वित्त अर्थात यानी पैसे का लेखा जोखा जो है बात कही गई है। भाग 13 जो है किसे, राज्यों के भीतर व्यापार, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे व्यापार किया जाएगा, उस पर क्या क्या कानून होंगे। तो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो है व्यापार किया जाएगा, तो राज्यों के भीतर जो व्यापार होगा उसके बारे में भी ये बात कही गई है। किस भाग में, तो भाग 13 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। देखिए यहाँ से केंद्र सरकार को अलग सेवाएं होंगी और राज्य सरकार को अलग सेवाएं होंगी, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भी जो है यहाँ बात कही गई। किस भाग में, तो भाग 14 में ये बात कही गई है। अब यहाँ से देखिए एक उपभाग और जोड़ा गया है, भाग 14 का जो है ये किससे है, तो ये अधिकरण से संबंधित है। इसके अनुच्छेद की बात करें तो ये 323 का में इसका जो है उल्लेख किया गया है, अधिकरण यानी इसमें कुछ विशेष बात डाली गई है। अगला हम इसको नेक्स्ट भाग समझते हैं, भाग कौन सा, भाग 15। भाग 15 में क्या बात कही गई है, तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है, अर्थात यानी इलेक्शन से ये संबंधित है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा भाग, तो भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक इसमें जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अगला भाग है 16। भाग 16 में जो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब ये कुछ वर्ग क्या हैं, तो विशेष जो कुछ वर्ग जो हैं, जैसे SC ST जो उनके आरक्षण के बारे में जो कुछ बात कही जाती है वो यहीं से बात आती है भाग 16 से, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जो है उपबंध किए गए हैं। जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनके बारे में कुछ उत्थान के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट अगला हम भाग समझते हैं, भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है, तो ये राजभाषा से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक ये बात कही गई है। इसमें राजभाषा क्या होगी। अब देखिए हिंदी जो हमारी है, आप कमेंट में हमें बताइए हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, ये आप हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट अगला हम समझते हैं भाग 18। भाग 18 हमारे किससे संबंधित है, आपात उपबंध से। देखिए आपात उपबंध यानी हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध की बात कही गई है। कैसे उपबंध लगाया जा सकता है, कैसे क्या क्या इनके प्रावधान होंगे, पूरे का पूरा इसमें विवरण दिया गया है। ये किस भाग में, तो भाग 18 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक। नेक्स्ट है भाग 19। भाग 19 जो है किससे संबंधित है, प्रकीर्ण अर्थात यानी मिसलेनियस। तो इसमें जो है अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक इसमें बात कही गई है। नेक्स्ट अगला हमारा भाग है भाग 20। अब देखिए हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो क्या संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में इसकी बात कही गई है। कौन सा आर्टिकल है, तो एक ही आर्टिकल है 368, इसे ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भाग 20 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला हमारा भाग है 21। भाग 21 से किससे संबंधित है, देखिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और
विशेष उपबंध। देखिए, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इसके मतलब जो है क्या संविधान में कुछ और ऐसे अस्थायी जो संक्रमणकालीन जो है लागू किए जा सकते हैं या नहीं, जब इमरजेंसी को ऐसी सेवाएं पड़ती हैं तो वहाँ पे, तो इसके बारे में जो है भाग 21 में ये बात कही गई है। अगला है, देखिए लास्ट हमारा भाग है भाग 22। भाग 22 के बारे में क्या बात करता है, संक्षिप्त नाम, यानी हमारे देश का नाम क्या होगा उसके संक्षिप्त बारे में बताया गया। और प्रारंभ में हिंदी, अर्थात यानी हमारा जो संविधान है वो जो है अंग्रेजी में लिखा गया है, इसको फिर बाद में हिंदी में रूपांतरित किया गया है। प्राधिकृत पाठ और निरसित, यानी इसका मतलब ये है कि जब से हमारा संविधान लागू होता है उसके पहले जो भी कानून थे उनको हम निरसित करते हैं, अर्थात यानी हटाते हैं, और अब से हम नए संविधान को लागू करते हैं और संविधान के अनुसार सारी चीज़ें चलेंगी। ये हमारे आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 22 भाग थे और इसमें हमने प्रस्तावना को देखा और भारतीय संविधान के जो 22 भाग थे उनको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो कैसी आप सभी लोगों को लग रही, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।